हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएस आईएएस। आज के इस सत्र में हाल की एक बेहद महत्वपूर्ण न्यूज़ के ऊपर मैं चर्चा करने आया हूं। उस न्यूज़ को आप इस आर्टिकल के रूप में देख सकते हैं। फ्रेम पॉलिसी फॉर रिलीज ऑफ एज टर्मिनली इल इनमेट्स, यानी जो बुजुर्ग हैं या गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उनको रिलीज करने के संबंध में नीति बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर आधारित है। यह आर्टिकल 16 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजों की पीठ, जिसमें विक्रमनाथ और संदीप मेहता थे, तो जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने नालसा की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया और सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर चिंता जताई कि हमारी जेलों में वैसे कैदी जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं और साथ ही साथ वैसे कैदी जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, जाहिर सी बात है हमें उनके भी जीवन के अधिकार का ध्यान रखना चाहिए। 2022 की नालसा की एक रिपोर्ट में बताया गया कि हमारी जेल जो है, हिंदुस्तान के अंदर जो प्रिजन्स हैं, ये 131% से ओवरलोडेड हैं। यानी जेल में जहां 100 लोगों को होना चाहिए वहां 131 लोग हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान की जेलें कितनी ओवर क्राउडेड है। ऐसी स्थिति में कोई कैदी जो कि वृद्धावस्था से गुजर रहा हो या फिर मान लीजिए एक तरह से खतरनाक या गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, ये कैदी अपनी देखभाल स्वयं के स्तर पे नहीं कर सकते और जेल में इनकी देखभाल करने के लिए कोई दूसरा भी नहीं है जो इनकी ठीक से देखभाल कर सके। जाहिर सी बात है इनकी अच्छी देखभाल इनके परिजनों के बीच संभव है। तो इसी मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि देश के अंदर विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को, मतलब विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को यह आदेश दिया जाता है कि अगले 3 महीने में, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से लेकर 3 महीने की अवधि तक, मतलब 16 जुलाई को फैसला आया है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 20 अक्टूबर के पहले पहले तक, विद इन 3 मंथ्स, डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनानी होगी, एक पारदर्शी नीति बनानी होगी जिसके तहत जेलों में कैद इस प्रकार के कैदियों की मानवीय आधार पर समय से पहले रिहाई की जा सके, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा, भाई हमारा संविधान सभी व्यक्तियों को, जिसमें कैदी भी शामिल हैं, मानवता के आधार पर कुछ अधिकार प्रदान करता है और उन अधिकारों की हिफाजत हर हाल में होनी चाहिए। अब अपने जजमेंट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने इस बात का जिक्र किया कि अगर बूढ़े बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार कैदियों को समय पूर्व रिहा नहीं किया गया तो ये सीधे सीधे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। अब संविधान के अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार है और इनफैक्ट आप कह लीजिए कि यह मौलिक अधिकारों में भी मौलिक है। मीन्स आर्टिकल 21 इज ट्रीटेड एज द फंडामेंटल ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स। तो इसको तो हर हाल में आपको हाई हैंडेडली लेना होगा। अनुच्छेद 21 के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो अनुच्छेद 21 का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अनुच्छेद 21 महज जीने का अधिकार नहीं देता बल्कि गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार देता है। और अगर मान लीजिए कोई कैदी वृद्धावस्था से ग्रस्त है, गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और ठीक से उसकी देखभाल नहीं हो पा रही है, स्वयं का स्तर पर तो कर नहीं पा रहा है, दूसरे भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई ऐसी स्थिति में जीवित तो है लेकिन गरिमापूर्ण ढंग से जीवन नहीं जी पा रहा है,
ऐसे में यह जरूरी है कि उसकी प्री मैच्योर रिहाई सुनिश्चित की जाए मानवता के आधार पे, है ना। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को कि आपको मेडिकल बोर्ड्स गठित करने होंगे और मेडिकल बोर्ड्स ये तय करेंगे कि भाई गंभीर बीमारी के निर्धारण के पैरामीटर्स क्या होंगे, पैमाने क्या होंगे, और ये पैमाने यूनिफॉर्म होने चाहिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो ये यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी? तो इसके लिए कोर्ट ने बताया कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये यूनाइटेड नेशन की एक इंस्टीट्यूशन है जो कुछ मानक तय करती है, खास करके कैदियों के लिए, प्रिजनर्स के लिए, उन प्रिजनर्स के लिए जो गंभीर रूप से बीमार हैं या जो बूढ़े बुजुर्ग हैं। तो इसके जो मानक है, देखिए इस आर्टिकल में यहाँ लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी। तो यूएनओडीसी के मानकों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल बोर्ड्स एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जिस फ्रेमवर्क के दायरे में बुजुर्गों और बीमार कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की जाएगी, है ना। न्यूज यही है। प्लस रिहाई की जो प्रक्रिया है उसकी ई ट्रैकिंग की भी फैसिलिटी करनी होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ताकि जो लोग समय से पहले रिहाई की अपेक्षा कर रहे हैं वो ये ट्रैक कर सके कि कब तक उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। जब आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है, मैं उसका क्रक्स आपके सामने रख रहा हूँ। और इस आर्टिकल को डिस्कस करने के पीछे मेन मोटिव ये है कि जैसे मान लीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ चुके हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सिलेबस के अंदर, और फिर आपको लगता है कि हम करंट अफेयर्स को कैसे हैंडल करें, तो उस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपके समक्ष आया हूँ। अब जैसे मैंने बताया कि भाई बुजुर्ग कैदियों और बीमार कैदियों को अगर समय से पहले रिहा किया जाता है तो इसके पीछे का मूल आधार, मतलब संवैधानिक आधार, अनुच्छेद 21 है। और यहाँ पर एक टर्म और आता है कि नालसा के द्वारा दायर याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया। तो एक गंभीर सीएससी अभ्यर्थी होने के नाते, सिविल सर्विसेज एग्जाम एस्पिरेंट होने के नाते आपका दायित्व तो है कि आप ये भी जाने कि नालसा क्या है ना। तो देखिए नालसा की जो संवैधानिक पृष्ठभूमि है वो है आर्टिकल 39 कैपिटल ए। आर्टिकल 39 कैपिटल ए जो कि एक डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। संविधान के भाग 4 के अंदर विभिन्न नीति निदेशक सिद्धांतों में से एक नीति निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 ए में उल्लेखित है, और ये कहता है कि देयर शुड बी इक्वल जस्टिस फॉर ऑल, है ना, एंड एवरीवन शुड बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू हैव फ्री लीगल एड, यानी सभी को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। अब इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य को इस बात के लिए प्रेरित करें कि राज्य यानी हमारी सरकारें उन लोगों को भी कानूनी सहायता उपलब्ध कराए जो अपनी क्षमता अनुसार कानूनी सहायता प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे गरीब, वंचित, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, है ना, अनुसूचित जाति जनजाति, मतलब समाज के जो वंचित तबका है उसे भी न्याय तक पहुंच स्थापित करने की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 39 ए राज्य को प्रेरित करता है कि आप सुनिश्चित करें कि सभी को समान रूप से न्याय मिल सके, क्या गरीब क्या अमीर कोई फर्क ना हो, क्या पढ़ा क्या अनपढ़ कोई फर्क ना हो, है ना। प्लस सभी को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का हक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत की संसद ने वर्ष 1987 में नालसा एक्ट पारित किया। नालसा एक्ट, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। और नालसा एक्ट 1987 के सौजन्य से इसका जो सेक्शन 3 है, धारा 3, नालसा एक्ट 1987 की धारा 3 नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार करती है। कहने का मतलब कि राष्ट्रीय विधिक
सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के सौजन्य से हमारे देश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की नींव रखी गई। इसी एक्ट के सौजन्य से इस एक्ट के सेक्शन 3 में या सेक्शन 3 के आधार पर नालसा का गठन हुआ है ना, और सेक्शन 6 की बुनियाद पर सालसा का गठन हुआ, सालसा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। अब ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, इनका मकसद यही है कि भाई अनुच्छेद 39A के माध्यम से जो बातें कही गई है उसको हम प्रैक्टिकली रियलाइज कर सकें, है ना, धरातल पर उतार सकें। तो आप देखेंगे कि इसी के सौजन्य से हमारे यहाँ लोक अदालतों की संकल्पना को मूर्त रूप दिया गया और राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे तथा जिला स्तर पे लोक अदालतें गठित की जाने लगी, यहाँ तक कि तालुका स्तर पर भी, तालुका के स्तर पर भी। तो 39A सभी को न्याय प्राप्त करने का एक तरह से हक देता है और इसके लिए राज्य को प्रेरित करता है कि लोगों को इस हक से, इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, है ना। लोग सहजतापूर्वक आसानी से न्याय को प्राप्त कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि राज्य भी थोड़ी सक्रियता दिखाए। अनुच्छेद 39A राज्य को इसके लिए मोटिवेट करता है। और अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है और ये कहता है कि सभी को गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है, यहाँ तक कि कैदियों को भी। और जाहिर सी बात है, जो कैदी बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनके स्वास्थ्य की देखरेख की आवश्यकता है किंतु कोई देखरेख करने वाला नहीं है, तो ऐसे कैदियों को समय पूर्व रिहा कर देना उपयुक्त होगा ताकि उनके घर परिवार वाले उनकी सहायता कर सकें, है ना। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि 6 महीने के अंदर सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, इन सबको एक कंप्लायंस अफिडेविट फाइल करनी होगी जिसके माध्यम से ये बता सके कि अभी तक इन्होंने कितने कैदियों को इस आधार पर रिहाई की और कितने कैदी अभी रिहा होने की प्रक्रिया में हैं, ताकि ठीक तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जा सके, सही तरीके से जवाबदेही तय की जा सके, है ना। तो जाहिर सी बात है, इस आर्टिकल का संबंध इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से है, जनरल स्टडीज पेपर 2। और इस तरह की खबरें जब भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ें तो खबर को जानने के साथ साथ उसकी तह में भी जानने की कोशिश करें, ये पता लगाने की कोशिश करें कि उसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।